नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन जो है वो पहुंच सके। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि समय से पहले खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं, जिससे कि खेती करने में आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम आपको दिखाते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ खास जानकारियां। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गोबर निर्मित दियों से किस तरह आप मना सकते हैं इको फ्रेंडली दिवाली। इसके साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में जैविक उत्पाद बना रही सफल महिला उद्यमी से। जल शक्ति मिशन के अंतर्गत क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको देंगे जानकारियां। और अंत में बात होगी किसान मानधन योजना की। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। गोबर से उपले और खाद बनाने का काम तो सदियों से किया जा रहा है, लेकिन अब आप गोबर से दिए बनाकर इको फ्रेंडली दिवाली भी मना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उत्तराखंड के कई गांवों में गोबर से दिए बनाने का काम जोरों पे चल रहा है और ये कारनामा कर दिखाया है देहरादून के कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिससे किसानों की अच्छी आमदनी तो हो रही है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली दिवाली बनाने में भी मदद मिल सकेगी। दीपावली पर लोग दिए जलाकर अपने घरों को रोशन करते हैं। ये दीप मिट्टी या फिर क्ले के बने होते हैं, लेकिन अब देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गोबर के दिए बनाने में कामयाब हुए हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले गोबर को धूप में थोड़ा सुखा लेते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी जाती है। दियों को खुशबूदार बनाने के लिए नीम, लेंटाना, लेमन ग्रास, तुलसी के पत्ते और गांव में ही मौजूद दूसरी सुगंधित पत्तियों को भी गोबर में मिलाया गया, लेकिन मिलाने से पहले पत्तियों को सुखाकर पीस लेना जरूरी है। इस पूरे मिश्रण को अब अच्छे से गूंथ लेंगे। लीजिए, अब ये दिए बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुखाने के बाद दियों पर गेरुआ रंग कर दिया जाता है और फिर इन पर हल्दी और पिसे हुए चावलों से डिजाइन बनाए जाते हैं। इस तरह दिए न सिर्फ खूबसूरत बन जाते हैं, बल्कि पर्यावरण हितैषी भी हैं। इतना ही नहीं, इन दियों को रोशन करने के लिए तेल की जगह मोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोबर से बने होने की वजह से ये दिए अलग पहचान बना रहे हैं। इनसे निकलने वाली खुशबू इनकी विशेषता में 4 चांद लगा रही है। शायद इसी कारण क्ले की जगह गोबर के हर्बल दिए पसंद किए जाने लगे हैं। इन दियों की राख कीटनाशक का काम करती है। पौधों पर इसे छिड़ककर कई तरह के कीटों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बिना जले दियों को खेतों में डाल देंगे तो गोबर की खाद का काम करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि इन्हें बनाने के लिए सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ गांव में ही प्रकृति से मुफ्त में मिल जाएगा। देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र को ख्याल आया कि इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल सकता है। यही सोचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। सीता भट्ट देहरादून जिले में ही रहती हैं। उन्होंने मोम और बिना मोम वाले 50,000 दीप तैयार किए और एक ही सीजन में 70,000 रुपए कमाए। इनकी मेहनत से खुश होकर उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेले में भी इनके दिए इस्तेमाल किए गए। सीता भट्ट अब तक अलग अलग गाँव में रहने वाली 100 से ज्यादा महिलाओं को दिए बनाने का हुनर सिखा चुकी हैं। इनसे प्रशिक्षण लेने वालों में स्वयं सहायता समूहों की भी कई सदस्य शामिल हैं। दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रीन पटाखे खोज निकाले और अब गोबर के दिए रोशनी के त्योहार को और ज्यादा पर्यावरण हितैषी बनाएंगे। फसलों की अच्छी उपज हासिल करने के लिए उनमें रोग प्रबंधन करना बेहद जरूरी है।
रोग प्रबंधन और बीजोपचार रासायनिक तरीकों के अलावा जैविक तरीकों से भी किया जा सकता है और अब इन उपायों की तरफ हमारे किसानों का रुझान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किन फसलों में किया जा सकता है जिससे कि रोग प्रबंधन किया जा सके और फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। ट्राइकोडर्मा लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बीमारियों को रोकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बीज उपचार करेंगे। अगर हमको पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिलता है तो उसका उपचार जो रासायनिक फफूंदनाशक है उससे बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही हल्की फंगस होती है जो कि पानी में डालने पर ऊपर तैर जाती है, और जब पानी में डालने पर ऊपर तैर जाएगी और फिर उसके बाद हम बीज डालेंगे तो बीज नीचे जाएगा और ट्राइकोडर्मा ऊपर तैरता रहेगा, तो वो बीज के संपर्क में नहीं आ पाता। इसीलिए इसकी विधि बिल्कुल उसके उल्टे है जैसे कि हम रासायनिक फफूंदनाशक से करते हैं। तो हमको दिखाते हैं कि इसकी कैसे किया जाए। जैसे बीज को पहले हम किसी बर्तन में कर लें, उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद हम बीज को मॉइस्ट कर लेते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पे मॉइस्चर आ जाए। फिर उस बीज को हम किसी ट्रे में या पॉलीथीन शीट पे डाल करके ऐसे करके डाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम पाउडर को छिड़क देंगे। ये हम तोल करके डालते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखते हैं। अगर बड़ा बीज है तो आप 5 ग्राम रखें और छोटे साइज का बीज है तो 10 ग्राम रखें। जैसे कि ये सरसों का बीज बहुत कम है, छोटा बीज है, इसमें हम 10 ग्राम के लगभग ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दो। अब इसे हम मिलाएंगे तो बीज की सतह पर ट्राइकोडर्मा के कोनिडिया और माइसीलियम लग जाएंगे, जिससे कि जब बोएंगे तो उसके साथ ही वो मिट्टी में चले जाएंगे और वहां पर अंकुरित करके पौधे को सुरक्षित करेंगे। इस तरह हम उनके सीड कोटिंग कर लेते हैं। सीड कोटिंग के बाद फिर थोड़ा सा सुखा के और इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे गोबरी खाद को में ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित करें कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए और हम खेत में डालने से पहले उसे तैयार कर लें। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये गोबर की खाद का ढेर है जो कि उत्तम गुणवत्ता वाला गोबर है। इसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस तरह से डाल देंगे। मिलाने के बाद जब पूरा ढेर मिल जाए और पूरा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ढक देते हैं, लेकिन ढकने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में हम गोबर की खाद में मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जूट की बोरी से उसे ढकेंगे और छायादार जगह पर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। और अगर हम सर्दियों के दिनों में कर रहे हैं तो उसे हम पॉलीथीन की शीट से ढकेंगे। उसे हम इस तरह ढक देंगे, इस तरह से ढक के, और यहाँ पर ईंटें लगा देंगे चारों तरफ, और फिर 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक टर्निंग दे देंगे इसमें और दोबारा से ढेर बना के फिर से ढक के छोड़ देंगे। और जिस दिन हमें उपयोग में लाना है उस दिन पॉलीथीन हटा के फिर से हम उसे उपयोग कर लेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, जानकारियां आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को
अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर सफल महिला उद्यमी किसानों के अंदर एक नाम आता है नित्तूर गांव कर्नाटक की सरोज एन पाटिल का। इन्होंने अनाज की सफलतापूर्वक खेती की, इसके साथ ही उसका प्रसंस्करण किया, उत्पाद बनाए, उनकी बिकवाली कर अच्छा मुनाफा कमाया और न केवल अपने लिए आय में वृद्धि की बल्कि दूसरी महिला किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और ये कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। आज कई महिला किसान बहनें उनकी ओर देखती हैं और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। सरोज एन पाटिल गांव नित्तूर कर्नाटक की रहने वाली एक सफल महिला उद्यमी है। इन्होंने छोटे अनाजों का सफलतापूर्वक मूल्यवर्धन कर विपणन का काम किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी शिक्षा स्कूल तक ही हुई है। नित्तूर दावणगेरे जिले में इनकी 11 हेक्टेयर खेत है, जिस पर वे धान, बाजरा, नारियल और सुपारी की खेती करती है। इसके अलावा इन्होंने एक पोल्ट्री यूनिट भी लगाई है, जिसमें 12,000 पक्षी रहते हैं। पशुधन में गाय 7 नग, भैंस 6 नग भी है। सरोज पाटिल और इनका परिवार कई वर्षों से जैविक विधि से खेती कर रहा है। फसल कटाई और थ्रेसिंग की लागत में वृद्धि को देखते हुए सरोज पाटिल ने कृषि विज्ञान केंद्र से मूल्यवर्धन का प्रशिक्षण लिया और मूल्यवर्धन की सारी तकनीकी जानकारियों को हासिल किया। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर और अन्य प्रदर्शनियों में कृषि विज्ञान केंद्र ने इन्हें उपज बेचने में शुरुआती अवसर भी प्रदान किए। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में सैटरडे ऑर्गेनिक बाजार में मूल्यवर्धित उत्पाद बेच इन्होंने लाभ कमाए। सरोज एन पाटिल ने वर्ष 2014 से 2015 के दौरान बाजरा से माल्ट तैयार करने और मूल्यवर्धन प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिनी आटा चक्की स्थापित की। इनके उत्पादों में जैविक रूप से उत्पादित माल्ट, अदरक की चटनी, अचार, बाजरे की छोटी रोटी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बाजरे से बने अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल है, जिन्हें सरोज जैविक संस्थानों के माध्यम से बेचती है, जैसे सहज समृद्धि, सैटरडे ऑर्गेनिक बाजार। इसके अलावा वे अपने उत्पादों को कृषि मेलों और ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए भी बेचती है। सभी उत्पाद थर्ड वनम ब्रांड नाम से पैक किए जाते हैं, जो कि FASSI से पंजीकृत भी है। वर्ष 2019-20 के दौरान सरोज एन पाटिल ने अपने मूल्यवर्धन इकाई से 1,49,000 का लाभ कमाया है। खेती में उपलब्धियां और मूल्यवर्धन से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कृषि के क्षेत्र में इनकी मेहनत को देखते हुए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है।
साथ ही इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरोज पाटिल को वर्ष 2011 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा कृषि पंडित पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही वर्ष 2008 और 2019 में इन्हें महिंद्रा समूह द्वारा महिंद्रा समृद्धि कृषि पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली सरोज एन पाटिल ने मूल्य वर्धित उत्पादों का ज्ञान और विपणन के लिए उपलब्ध दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जानकारी हासिल की और इन जानकारियों को अपने कार्य को और भी बेहतर बनाने में उपयोग में लाई। इनकी सफलता इनके गांव की हर महिला किसानों के लिए प्रेरणादायक है। इन्होंने अन्य महिला किसानों को कृषि के क्षेत्र में सूचना और कौशल प्राप्त की अपील भी की। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जल शक्ति अभियान शहरों से लेकर गांव के कूचों तक पहुंच चुका है और इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय यमुना सफाई अभियान भी चला रहा है। क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं इसके लिए, आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जल हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, जिससे कृषि के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। समय बदला, दौर बदला और सभ्यताएं भी बदलती रही, लेकिन जल का स्थान आज भी वही है। आज भी हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। इसीलिए जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों का अस्तित्व बचाए रखना बेहद जरूरी है। इस ओर सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, जिससे नदियों के जल को स्वच्छ बनाया जाए। इस पावन काम के लिए नमामि गंगे जैसी अभूतपूर्व योजना चलाई जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर के लोगों को एक धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी के सपने स्वच्छ भारत को साकार किया जा सके। एनपीसीसी ने जो यहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया है, ये सराहनीय है। हर वर्ष ये करते हैं छठ घाट पे, और आज इनके साथ काम करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने में हमारे सरकारी उपक्रमों की भूमिका भी ज़रूरी है, और इसमें ये जो उपक्रम किया जा रहा है इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। स्वच्छता के लिए जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जो पहला अभियान चलाया गया था टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो जन भागीदारी के कारण ही सफल हो पाया, और ये भी जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें भी जन भागीदारी एक अहम भूमिका अदा करेगी। हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, दूसरे उपक्रम है जो कि लोगों को अपने साथ जोड़कर किस तरीके से इसको एक जन आंदोलन के रूप में ले जा सकते हैं, इस पे पूरी प्रयास कर रहे हैं। एनएमसीजे ने गंगा प्रहरी, गंगा दूत, ये सारे कार्डर्स बनाए हैं, तो निश्चय ही आने वाले सालों में लोगों के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा।
इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। साथ ही देश के नागरिकों से इसे सफल बनाने के लिए अनुरोध भी किया। इसी पहल में जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रमदान किया। अब पहले से तो 5-6 सालों में स्थिति इम्प्रूव हुई है और एनएमसीजी इसमें बहुत योगदान दे रहा है, हमारा मंत्रालय भी बहुत योगदान दे रहा है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वेबकॉस भी हमारी परामर्शी सेवाएं देकर इसमें प्रभाग कर रहा है। और अभी से 5-6 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जन भागीदारी से इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा। जगह जगह गंगा के किनारे जो टाउन्स हैं उसमें STP बनाए जा रहे हैं, जन भागीदारी को प्रमोट किया जा रहा है, तो इससे फ्यूचर में अच्छा होगा। नदी के किनारों की सफाई के साथ लोगों ने आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे समय समय पर उनका लाभ किसान ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। और इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसे किसानों की बुढ़ापे की लाठी भी माना जा रहा है। तो किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये एक पेंशन स्कीम है जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, वे स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पीएम किसान की तरह ही प्रधानमंत्री मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना में पीएम किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी की पत्नी को मिलेगी। हालांकि पेंशन राशि की रकम आधी यानी 1,500 रुपए होगी। किसान को हर महीने 55 रुपए या सालाना 660 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।